वेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। मातृभूमि में आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त है पूरे देश की नजर। पहली खबर जासूस ज्योति से जुड़ी, क्योंकि ज्योति के पास से बरामद मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। अब इस केस में होंगे कई बड़े खुलासे। और दूसरी खबर है गद्दार गैंग की मददगार लेडी ब्रिगेड से जुड़ी हुई, क्योंकि जासूसी के आरोप में जितनी गिरफ्तारी हो रही है सब में एक बात कॉमन है कि जासूसों की मददगार कोई महिला है। और तीसरी खबर एप्पल वाले टिम कुक से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार है, क्योंकि ट्रंप की 3 धमकी के बाद टिम कुक ने भारत छोड़कर अमेरिका में प्रोडक्शन से मना कर दिया है। और चौथी बड़ी खबर होगी खेलों की दुनिया से। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है शुभमन गिल को। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जासूसों का खुलासा हो रहा है। अलग अलग राज्यों से जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है और इस मामले में अब गद्दार गैंग की लेडी ब्रिगेड का खुलासा हुआ है। जिन जासूसों का नाम सामने आया है उनमें शहजाद, हारून और तुफैल का नाम शामिल है। शहजाद अपनी पत्नी को 2 बार पाकिस्तान ले गया था। हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की थी, तो वहीं तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। और आज सहदेव गोहिल नाम के एजेंट की कच्छ से गिरफ्तारी हुई है, जो पहले पाकिस्तान में महिला एजेंट के संपर्क में आया और फिर उससे खुफिया जानकारियां साझा करने लगा। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले जासूसों के जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ताजा नाम है गुजरात के सहदेव गोहिल का। बाकी जासूसों की तरह सहदेव के मामले में भी लेडी ब्रिगेड वाला एंगल सामने आया है। जानकारी के अनुसार सहदेव पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया। पाकिस्तानी महिला ने सहदेव को अपना नाम अदिति भारद्वाज बताया था। पुलिस का कहना है कि सहदेव जिस अदिति नाम की महिला से बात कर रहा था उसका फोन नंबर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। बातचीत के बाद पाकिस्तानी महिला ने सहदेव से बीएसएफ और भारतीय एयरफोर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की जानकारी मांगी। एटीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि सहदेव ने महिला को खुफिया जानकारी भेजी और इसके बदले अज्ञात शख्स ने सहदेव को पैसे भी दिए। अब आपको एक एक कर तीनों जासूसी की लेडी ब्रिगेड के बारे में बताते हैं। बात जासूस शहजाद की करते हैं। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि शहजाद 2 बार अपनी पत्नी को भी पाकिस्तान लेकर गया। अब पत्नी के जरिए जासूसी को लेकर भी जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। अब आपको एक और जासूस की लेडी ब्रिगेड के बारे में बताते हैं। नाम है हारून। खुलासा हुआ है कि हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी के जरिए ही पाकिस्तान में संपर्क बढ़ाया। एजेंसियों को आशंका है कि दूसरी पत्नी के जरिए ही हारून जानकारी पाकिस्तान भेजा करता था। वहीं अब बात करते हैं अगले जासूस तुफैल की। तुफैल के बारे में खुलासा हुआ है कि तुफैल पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। तुफैल जिस महिला के संपर्क में था उसका पति पाकिस्तानी सेना में है। एजेंसियों को शक है कि इसी महिला के जरिए तुफैल पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारियां भेजा करता था। तो एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार होने वाले जासूसों के लेडी ब्रिगेड पर खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं ज्योति जासूस को लेकर जांच तेज हो गई है। ज्योति फिलहाल पुलिस की रिमांड में है और आज हरियाणा पुलिस को ज्योति के गजेट्स की आंशिक फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में दानिश से ज्योति के चैट और पाकिस्तान यात्रा का ब्यौरा है। पुलिस ने ज्योति के पास से 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया था, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति ने दानिश के साथ अपने कुछ चैट्स डिलीट किए। पहलगाम हमले के बाद जिन मिठाइयों में पाक शब्द जुड़ा है उसे हटाया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिठाई की दुकानों पर देशभक्ति की एक अनोखी लहर दौड़ पड़ी है। अब दुकानदार अपनी मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटाकर उसकी जगह श्री या भारत जोड़ रहे हैं। पाक की जगह पर अब मिठाइयों के नाम में श्री जोड़ा जा रहा है। अब मोती पाक मोती श्री, गोंद पाक गोंद श्री और मैसूर पाक अब मैसूर श्री के नाम से जाना जाएगा।
दुकानदारों के मुताबिक कई ग्राहक दुकान पर आकर यह अनुरोध कर रहे थे कि मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटाया जाए, क्योंकि यह शब्द उन्हें पाकिस्तान की याद दिलाता है। इसके बाद दुकानदारों ने आपसी चर्चा के बाद मिठाइयों के नाम में बदलाव करना शुरू किया। बीकानेरी मोती पाक अब बीकानेरी मोतीश्री, चांदी भस्म पाक अब चांदी भस्मश्री और स्वर्ण भस्म पाक को स्वर्ण भस्मश्री के नाम से पेश किया जा रहा है। ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद में हम जिस मिठाई के पीछे पाक लगता था वो सब हटा दिए। हमारी ये भावना है देश के नौजवानों के लिए, इसलिए हम नया नाम दे दिया इसको श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री और मोती श्री नाम हमारे लिए। इसलिए हम मिठाई एसोसिएशन ने डिसीजन लिया और इस नाम को चेंज करके श्री लगा दिया। हाँ, सम्मान में, हमारे सम्मान में थी उनके, और हमको गर्व है हमारे भारतीय सेना पर, और इससे हमारी जितनी भी मिठाई के पीछे पाक जो लगता था वो सब हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर एक ही नारा बरकरार है, जो बनाओ अमेरिका में बनाओ। लेकिन आईफोन के मामले में ट्रंप का यह ऐलान उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल टैरिफ वॉर के बाद ट्रंप पर भारत में एप्पल के प्रोडक्शन से बेचैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में बिकने वाले आईफोन को अमेरिका में न बनाने पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर भारत में प्रोडक्शन बंद नहीं किया गया तो वो आईफोन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस धमकी के बाद एप्पल का भी जवाब सामने आया है, और सूत्रों की माने तो एप्पल के अधिकारियों का कहना है कि भारत में निवेश की उनकी योजना जारी रहेगी। एप्पल का यह भी कहना है कि भारत उनके लिए आईफोन निर्माण का प्रमुख केंद्र है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप की बैक टू बैक धमकी पर टिम कुक ने ट्रंप को ना क्यों कहा। दरअसल अगर एप्पल अमेरिका में फोन का निर्माण करेगा तो फोन की कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी। कीमत बढ़ने से आईफोन की बिक्री घटेगी। अभी औसतन एक आईफोन पर फायदा $450 का होता है, और अगर अमेरिका में इसका निर्माण होता है तो फायदा घटकर $6 का हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट ज्यादा है और भारत में कम। और अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तीसरी बार टिम कुक को धमकी दी गई कि आप आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अमेरिका में आईफोन बेचते हैं, तो उस पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो आईफोन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है। वो भारत में अपने प्रोडक्शन को कायम रखेगा, अपने प्रोडक्शन को जारी रखेगा, आईफोन भारत में बनाता रहेगा। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को 3 बार ऐसी धमकी दे डाली है। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चोट पहुंचाने के बाद भारत अब FATF में भी उसे घेरने की तैयारी कर रहा है। FATF की अगली बैठक में भारत पाकिस्तान के आतंकवादी परस्त होने के सबूत पेश करेगा और उसे फिर से निगरानी सूची में डालने की मांग करेगा। भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर मंच पर उसे घेरने की कवायद शुरू कर चुका है, जिसके तहत अब FATF में होने वाली बैठक में भी भारत पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि उसके आतंकी मंसूबे से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। पाकिस्तान की आतंकी करतूत की कहानी पूरी दुनिया ही जानती है। यही वजह है कि उसे पहले भी ग्रे लिस्ट में डाला गया था। 2018 में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था। हालांकि 2022 में वो निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत एक बार फिर से FATF में पाकिस्तान को घेरने की कवायद करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो भारत FATF में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सबूत पेश करेगा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिले कर्ज का दुरुपयोग कर रहा है। कर्ज का इस्तेमाल हथियार खरीदने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहा है। आम बजट का 18% हिस्सा पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रहा है। इन सभी आंकड़ों से साफ है कि भारत के आरोपों से FATF में पाकिस्तान पर शिकंजा कसना करीब करीब तय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य थी। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर दिया गया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सामने मौजूद विकास से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया। इसके अलावा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस तरह आधारशिला बन सकते हैं, यह भी बताया गया। बैठक में उद्यमिता, कौशल और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज नीति आयोग की पूरी हुई। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। नोएडा में मिला कोरोना का पहला केस। दिल्ली में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कर्नाटक, हरियाणा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। तो देश में कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा में पहला केस सामने आया है आज। ये कोरोना को लेकर अलग अलग राज्यों से जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कर्नाटक और हरियाणा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने पुंछ के कई घरों की दीवारों पर पाकिस्तानी गोलीबारी के निशान देखे। पाकिस्तानी हमले में हुए नुकसान पर पीड़ित परिवार से मिलकर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी सबसे पहले उन घरों में मिलने पहुंचे जिन पर पाकिस्तान की गोलियों के निशान आज भी हैं। राहुल गांधी ने गोलियों से छलनी दीवारों को देखा, घर के अंदर और बाहर गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। पुंछ की महिलाओं ने एक निशान को दिखाया और बताया कि पाकिस्तान ने उनका कितना नुकसान किया है। राहुल गांधी ने गली गली घूमकर पूरे इलाके की पड़ताल की और परिजनों से मिलने के बाद राहुल गांधी एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Seen a little bit of danger, you've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. बड़ी संख्या में छात्र राहुल को सुनने आए थे। इस दौरान राहुल ने छात्रों से बातचीत भी की और गोलीबारी में मारे गए उनके दोस्तों के बारे में भी पूछा। बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ, कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको। राहुल करीब 3 घंटे तक पुंछ में रहे। आगे बढ़ते हैं। बिहार से दिल दहला देने वाला सामूहिक हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया। सुबह के वक्त बेखौफ बंदूकधारियों ने गांव वालों के सामने कई लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अंधाधुंध गोली चलाते 4 बंदूकधारी, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होगा। जो भी सामने मिल रहा था गोली मार दी जा रही थी। गोलीबारी की ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में बालू रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पहले लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, लेकिन देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। बंदूकधारी दबंगों ने 5 लोगों को गोली मार दी। सुबह का टाइम हो तो शौच के लिए सब लोग निकले थे। चुन चुन कर देख देख कर इधर से गाड़ी आई है, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट गोली चला गए। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनके लोग पहले से ही गिट्टी बालू का व्यवसाय करते थे। बंदूकधारियों ने जबरदस्ती वहीं पर गिट्टी बालू गिरा दी और विरोध किया तो गोलियां बरसा दी। मुखिया प्रतिनिधि और उसके करीबियों पर हत्याकांड का आरोप है।
रूह कपा देने वाले इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। गोली मारकर बदमाशों के भाग जाने के बाद भी जमकर तोड़फोड़ हुई। घंटों तक आतंक का माहौल रहा। पूरे गांव में चीख पुकार मची है। गुस्साए लोगों ने अहियापुर में सड़क जाम कर दी और जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आना जाना बंद हो गया और दबंगों की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची महिलाओं की चीख से पूरा इलाका गूंज उठा। इस नरसंहार की खबर मिलते ही बक्सर के एसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पूरे गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। लोगों ने एसपी को बताया कि किस तरह से सुबह के वक्त बंदूकधारियों ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया दोनों तरफ से, एक बार धाराधुन फायरिंग होने लगा। ये वही गांव है जहां 5 लोगों को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूर्व से एक दिन पूर्व जो है बालू रखने को लेकर के विवाद हुआ था। गोलीबारी के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिले की डीएम भी भागी मौके पर पहुंची और लोगों के गुस्से को शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो छोटा ही एक विवाद था तो आपस में समझौता कर लिया गया था उसमें, लेकिन फिर भी बेसिकली जो अभियुक्त पक्ष के लोग थे इन्होंने एक दुर्दांत रूप से इसका भी घटना को कारित किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाकर धरपकड़ शुरू की है। अब अगली खबर भी बिहार से है। बिहार के सिवान में रात में हुए भयंकर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का आधा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर होकर बिखर गया। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी रही होगी। कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बॉडी निकालने में जुट गई, लेकिन उन्हें निकालना आसान नहीं था क्योंकि कार में बॉडी बुरी तरह फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कार में फंसी तीनों बॉडी को निकाला गया। 3 लोग, एक ड्राइवर जिंदा है, गया हॉस्पिटल, प्रशासन हॉस्पिटल भेजा है। रात में हादसा उस वक्त हुआ जब विदेश से लौट रहे लोग पटना एयरपोर्ट से जीबी नगर थाना क्षेत्र के हयातपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान सीवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र में ये कार ट्रक से टकरा गई। नक्सल फ्री अभियान में झारखंड से छत्तीसगढ़ तक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के लातेहार में 2 बड़े नक्सली मारे गए, जबकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। ये पप्पू लोहरा है जो झारखंड के लातेहार जिले में खौफ का पर्याय बना हुआ था। पप्पू लोहरा पर 10 लाख का इनाम था। पप्पू लोहरा के साथ उसका सबसे करीबी 5 लाख का इनामी प्रभात गंझू भी मारा गया, जबकि एक नक्सली घायल है। इनके पास से एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस का इलाके में सर्च अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि दर्जनों नक्सली इस इलाके में मौजूद हैं। इन सब के बीच सरकार के सख्त रुख के बाद छत्तीसगढ़ में 24 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इन सभी के ऊपर 87 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी जो सरेंडर हैं, लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा, इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नियत निलानार की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाये का टारगेट रखा है। गोपालगंज में मंडप से ही दूल्हे को किडनैप कर लिया गया। दुल्हन के परिजनों से मारपीट कर गहने भी लूट लिए गए। दूल्हे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां थी, वहां अब मातम का माहौल है। टूटी हुई कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि शादी वाले घर में किस कदर तोड़फोड़ हुई। शादी समारोह में किसी बात को लेकर डांस पार्टी के साथ कुछ लोगों का विवाद हो गया। आरोप है कि डांस पार्टी के सदस्यों ने घर में घुसकर दुल्हन और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की, गहने और कीमती सामान लूट लिए। यहाँ तक कि उन्होंने मंडप में बैठे दूल्हे की पिटाई कर जबरन गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। पुलिस जब तक पहुंचती आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। दूल्हे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के हावेरी में गैंग रेप के आरोपियों को जुलूस निकालना भारी पड़ गया। जमानत की खुशी में सड़क पर रोड शो निकालकर जश्न मनाया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिर से पुलिस के शिकंजे में आ गए। गैंगरेप के 7 आरोपी 20 मई को जमानत पर रिहा हुए और उसी शाम कार और बाइक पर सवार होकर विजय जुलूस निकला। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंग जीत कर आए हो।
रोड शो का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो न सिर्फ हावेरी में बल्कि आम लोगों में नाराजगी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, नया केस बनाकर पुलिस बेल की शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाकर आरोपियों की जमानत रद्द कराने में जुटी है। जनवरी 2024 में लड़की हावेरी के एक होटल में अपने दोस्त के साथ रुकी थी। आरोप है कि इसी दौरान करीब 19 लोगों ने कमरे में घुसकर मारपीट की। आरोप ये भी है कि इसके बाद लड़की को घसीटकर जंगल में ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। कुछ महीने पहले 12 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन इन 7 आरोपियों पर केस चल रहा था। इन्हें कोर्ट ने जमानत तब दी जब आरोप लगाने वाली लड़की इन्हें पहचानने में नाकाम हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही जमानत पर ये लोग जेल से बाहर आए, जश्न मनाने लगे, लेकिन जुलूस निकालना अब भारी पड़ गया है। मॉनसून से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत नगर निगम का बुलडोजर एक्शन में है और जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान पुलिस की भारी फोर्स भी मौजूद रही। कुछ इस तरह 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। पूरे इलाके में धूल ही धूल उड़ रही है। बुलडोजर फुल एक्शन में जर्जर मकान को तोड़ रहा है। ये इंदौर के छोटी ग्वाल टोली इलाके का वीडियो है। बरसात से पहले नगर निगम ने शहर के जर्जर और अवैध मकानों की एक लिस्ट बनाई। उसी लिस्ट में शामिल एक मकान को 2 बुलडोजर ने तोड़ डाला। नगर निगम का ये एक्शन शहर के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है ताकि बारिश से पहले आफत वाली इमारतों को गिराया जा सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर ही रोक लगा दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बस नहीं चला तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। हालांकि ट्रंप प्रशासन को तब जोर का झटका लगा जब स्थानीय कोर्ट ने उनके फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। बोस्टन की संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रंप सरकार पर जबरन दबाव बनाने का आरोप लगाया। ट्रंप सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन के फैसले की वजह से हार्वर्ड में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को बड़ा नुकसान हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। मौजूदा वक्त में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 788 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूदा वक्त में कुल 6800 छात्र हैं, जिनमें 27% तादाद भारतीय छात्रों की है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पति ने प्रेमिका के साथ बीच सड़क पर अपनी पत्नी के साथ ही पिटाई कर दी, जिससे पत्नी घायल हो गई। पीड़ित महिला ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। बीच सड़क कोहराम मचा है तो महिलाओं में लड़ाई हो रही है। फिर एक आदमी आता है, मेहंदी रंग के कपड़े पहनी महिला को बचाता है और दूसरी के बाल पकड़कर खींचते हुए उस पर थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देता है। थप्पड़ मारने के बाद महिला को पहला धक्का दिया, फिर धमकी दी, बाइक स्टार्ट की, जाते जाते एक बार फिर धमकी दी। महिला को अपने साथ बिठाया और वहां से निकल गया। पीटने वाले का नाम शिवम यादव है और पिटने वाली महिला का नाम मोहिनी यादव, जो कि शिवम यादव की ही पत्नी है। उधर शिवम मिल गए हमें। शिवम के साथ एक औरत थी तो हमने शिवम से बोला, इधर जी औरत कौन है तेरी। फिर वो औरत गाली गलौज करने लगी। फिर दोनों ने मारा। शिवम ने डंडे से मार दिया, सर में सर फट गया। मोहिनी ने शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की शिकायत पुलिस के सामने की है। मोहिनी की मांग है कि दोनों को जेल भेजा जाए। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के रेलवे स्टेशन पर तब हड़कंप मच गया जब एक महिला ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में पुलिस के गिरफ्त में मौजूद ये वही महिला है जिसने अचानक ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी महिला ने चाकू से हमला कर रेलवे स्टेशन पर मौजूद करीब 12 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला ने प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर मौजूद यात्रियों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही एम्बुलेंस का शोर भी सुनाई देने लगा। पुलिस ने 39 साल की हमलावर महिला को मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया है।
साथ ही हमले में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अमेरिका में टेक्सास में एक होटल में भयंकर आग लग गई। आग बहुमंजिला होटल की ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जिससे निकलता धुआं दूर से ही दिखाई दिया। हाईवे किनारे मौजूद होटल की ऊपरी मंजिल आग की लपटों में घिरी दिखी। आग और उससे निकलता काला धुआं हाईवे पर दूर से नजर आ रहा था। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और पानी की बौछार से आग पर काबू पाने में जुट गईं। कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग से होटल पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऊपर की 2 मंजिलें तो ढह चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक होटल काफी दिनों से खाली पड़ा था, इसीलिए वहां कोई व्यक्ति नहीं था। आग कैसे लगी, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।